Hello friends, today we are going to learn our 12th and the last lecture of our chapter number 1 in foundation. Chapter is too long, but actually in standard 12 it is even long, but here we see only few concepts. In this lecture we will going to study the application related with the Gauss's law. Let us recall what is Gauss's law. If you want to find out the flux associated with the closed surface at that time, Gauss's theorem is very helpful to you. Ultimately, with the help of Gauss's law, you can easily find out the flux linked with the closed surfaces, and once you are able to know the flux linked with the closed surfaces, means you can easily find out what is the electric field due to that symmetry charge distribution. So at the end, Gauss's theorem helpful to us to find out the electric field. In our last lecture we have seen that if you put your charge inside the cube, at the center of the face, at the center of the side, and at at one vertex. So what is the total flux associated with the whole cube and each face? I will try to recall that table. So that is the table. Hope you guys understand how it come. Right? ये पूरा टेबल किस तरह से आता था ये आपको मैंने अगले लेक्चर में बताया था. इसकी सारी फिगर भी मैंने 3D में आपको ड्रॉ करने के लिए बोली गई थी. तो अभी जो हमको देखना है वो तो सिर्फ इसके रिगार्डिंग जितनी भी सारी एप्लीकेशंस है सिर्फ वही देखनी है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस सी द एप्लीकेशन related with Gauss's law. See, as shown in figure, plus Q charge is placed at the open end of the cylinder with one end open. The total flux emerging from the surface of cylinder is what? ये आधा सिलेंडर दिया गया है और हमारा चार्ज Q यहाँ पे है. आपको ये बोल रहे हैं कि ये सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास आउट होगा. तो अगर एक ऐसा ही इमेजिनरी सिलेंडर में यहां पे बना लेता हूं सपोज, तो ये क्या हुआ, दो सिलेंडर के बदौलत हमारा क्यू चार्ज बीच में आया. हमारे पास ये सिलेंडर तो था ही नहीं, मतलब कि ये सिलेंडर का एनक्लोज चार्ज कितना होगा, ये सिलेंडर का एनक्लोज चार्ज होगा Q/2. और गॉसस थ्योरम हमको क्या बोलता है, एनक्लोज चार्ज को एप्सिलॉन 0 के साथ डिवाइड कर दो तो उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्लोज सरफेस में से लिंक होगा. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आना है, C Q/2 epsilon 0. The total flux emerging out from the surface of the cylinder is what? Q/2 epsilon 0. गलती से भी Q/epsilon 0 मत लेना, क्योंकि आपको कितना चार्ज लेना है, आपको सिर्फ उतना ही चार्ज लेना है जितना वो सरफेस के अंदर एनक्लोज होता है. ठीक है. C, a charge particle Q is placed at the center O of cube of length L. Another same charge Q is placed at a distance L from O. Then the electric flux through the BCGF surface is what? ठीक है, कोई बात नहीं. आप पहले ये समझो, आपके पास कोई एक क्यूब दिया गया है. सपोज कि ये क्यूब है आपके पास. ठीक है. नाम दे देता हूं मैं इसको ABCD EFGH. A B C D E F G H. वो गलत नाम दे दिए, यहाँ पे ऐसा बोला गया है
यहाँ पे ई दिया गया है, ई एफ जी एच। एक चार्ज आपका है यहाँ पे, वो है क्यू। ये पूरे की पूरी लेंथ एल है, ये पूरी लेंथ एल है, और आपको ये बोला गया कि चार्ज से एल डिस्टेंस पे, ये चार्ज के एल डिस्टेंस पे यहां पे भी एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू। हेलो, आपको ये बताना है कि ये BCGF, ये वाली सरफेस में से कितना फ्लक्स लिंक होना है। आपका क्वेश्चन ये है कि ये वाली सरफेस में से कितना फ्लक्स लिंक होना है। तो आप सिचुएशन को मैं आपको 3D में समझाता हूं कि मेरे पास ये कोई एक क्यूब है, वो क्यूब के सेंटर पे यहां पे एक चार्ज दिया गया है, और एक चार्ज यहां पे बाहर भी दिया है। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली सरफेस BCGF, मतलब कि ये वाली जो हमारी सरफेस रहती है, सिचुएशन ऐसी है कि एक चार्ज अंदर है, एक चार्ज यहाँ पे बाहर है, और आपको ये बताना है कि ये वाली सरफेस में से कितना फ्लक्स लिंक होने वाला है। अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से तो फील्ड लाइंस बाहर की ओर आती है। अगर फील्ड लाइंस बाहर की ओर आती है तो क्यू में से क्या होना है, फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जाएगी और यहाँ पे लिंक होने वाली थी। लेकिन दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, उसकी फील्ड लाइंस भी यहाँ पे आएगी। सो एट द एंड हमारे पास क्या होगा, एट द एंड हमारे पास क्या होने वाला है कि ये वाले की फील्ड लाइंस और ये वाले की फील्ड लाइंस, एज वी नो दैट द सेम चार्ज, और यू कैन से दैट लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर, मीन्स कि ये दोनों वाले की जो फील्ड लाइंस आने वाली है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी और ऐसे ऊपर चली जाएगी। कैसे, मैं आपको वापस से बताता हूं। सपोज ये सिचुएशन है आपकी, एक बार देखो। सपोज आपकी सिचुएशन ऐसी कुछ है, फिर भी नहीं आ रहा है, पूरा पैर ऊपर रखा फिर भी, समझो इस तरह की कोई सिचुएशन है आपके पास, ठीक है, यहां पे, और एक चार्ज यहां पे है। तो यहां पे जो चार्ज है उसमें से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर होने वाली है। कैसे, मैं आपको वापस से बताता हूं। यहां से फील्ड लाइंस बाहर आएगी और सामने वाले की भी फील्ड लाइंस यहां से आएगी, तो दोनों का मिला के क्या होना है, दोनों का मिला के इसकी फील्ड लाइंस और उसकी फील्ड लाइंस दोनों को रिपेल करती है। मतलब ये फील्ड लाइन यहाँ पे आएगी तो ये सरफेस को टच नहीं होगी, वहां से सब तरह से मुड़ जाएगी। मतलब कि ये सरफेस में से कोई भी फील्ड लाइन पास ही नहीं होनी है। थोड़ी फील्ड लाइन ऊपर चली गई, थोड़ी पीछे चली गई, थोड़ी आगे चली गई, थोड़ी नीचे चली गई, चारों जगह पे फील्ड लाइंस चली जाएगी, लेकिन यहां से पास आउट नहीं होगी, क्योंकि यहां पे तो रिपल्शन होता है। इसकी फील्ड लाइन भी आती है, इसकी फील्ड लाइन भी आती है, दोनों की फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करती है, तो यहां से ये भी ऊपर चली जाएगी, ये भी ऊपर चली जाएगी, ऊपर मतलब सारी दिशाओं में ये भी फैल जाएगी, ये भी फैल जाएगी। तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास आउट ही नहीं होती है। अगर कोई भी फील्ड लाइन उस सरफेस BCGF सरफेस में से पास आउट ही नहीं हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि अगर BCGF में से कोई भी फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही है तो फ्लक्स क्या लिंक होगा, सरफेस के साथ फ्लक्स क्या लिंक होगा, 0। ठीक है, यहां से फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी, आगे आ जाएगी, पीछे चली जाएगी। यहां पे भी ऐसा होगा, ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, आगे आ जाएगी, पीछे चली जाएगी। यहां से कोई भी फील्ड लाइंस लिंक ही नहीं होने वाली है। सपोज कि ये हमारा क्यूब है और ये एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे 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 ही होने वाला था, ये भी ऐसे ही होने वाला है। कोई भी फील्ड लाइंस यहां से पास आउट नहीं होगी। अगर यहां से फील्ड लाइन पास आउट ही नहीं हो रही है तो क्या होगा, आंसर, आंसर आएगा 0। ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है अभी।
लेक्चर बहुत छोटा है, सिर्फ कुछ ही एप्लीकेशंस हमारी बाकी है। एक बार अच्छे से आप ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पोर्शन था वो अच्छे से आप एक बार समझ लेना, क्योंकि लास्ट 3-4 लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड लेंथ L is placed in an electric field given by E is equal to E0y upon A J कैरेट। J कैरेट है मीन्स कि Y डायरेक्शन के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सी यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे Y डायरेक्शन में है, और Y डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, Y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड लेंथ L is placed in an electric field that is given by E0y upon A J caret. The charge enclosed by the box is dash. The box is bounded by the surfaces x is equal to 0, x is equal to L, y is equal to 0, y is equal to L, z is equal to 0, z is equal to L। देखो ये मैथमेटिकल वे है, आपका क्यूब कैसे होगा ये बताने के लिए ये बोला है कि x is equal to 0, x is equal to L। मीन्स क्या होगा कि आपके पास एक क्यूब है, सपोज ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है, और बाहर निकल रही पॉजिटिव z डायरेक्शन है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका होना है 0,0,0। क्यूब की लेंथ L है, तो यहां पे L डिस्टेंस सपोज यहां कंप्लीट होता है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आपका आएगा L,0,0, L,0,0। यहां पे जो ऊपर पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, सपोज कि L लेंथ यहां पे कंप्लीट होती है, तो आपका ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आपका आएगा 0,L,0। यहां से जो लाइन बाहर आती है उसमें L डिस्टेंस चलो, तो वो पॉइंट क्या आएगा 0,0,L। ये 0,0,L होना है। मतलब कि आपने आपका क्यूब इस तरह से रखा है, इस तरह से। हेलो, ये जो लाइन आगे आई वो L,0,0, ऊपर वाला 0,L,0। ये वाला जो पॉइंट है, मतलब कि यहां पे ये जो पॉइंट है वो x में भी है y में भी है, मतलब ये क्या होगा L,L,0 होना था। इस तरह से आपका पूरा क्यूब है। हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है और वो भी y के ऊपर डिपेंड करता है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था, देखो E0y अपॉन a, E0y अपॉन a J कैरेट। तो पहले तो आप ये देखो, आपको पूरे क्यूब में से, पूरे क्यूब में कितना चार्ज है वो बताना है। तो अगर आपको चार्ज कितना है वो बताना है, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर लो कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना है, अगर आपको ये कहीं से मिल गया तो ये तो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। आपको कितना चार्ज एनक्लोज होना है वो बताना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे क्यूब का फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा और उसको एप्सिलॉन 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिग्मा क्यू फाइंड आउट करना है, तो पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स आता है वो फाइंड आउट कर लो और उसको एप्सिलॉन 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन ये है कि क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो हमको मालूम कैसे पड़ेगा। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है तो ये वाली सरफेस इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, ये वाली सरफेस का एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कि यहां पे फील्ड ऊपर है, फील्ड ऊपर है और एरिया वेक्टर यहां पे है। तो अगर हम हमारी फॉर्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा का इस्तेमाल करें तो थीटा क्या होना है, थीटा तो 90 डिग्री होना है। व्हाट इज दैट थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पे हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा,
एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होना है और फील्ड ऊपर की ओर है। सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो ये सरफेस के साथ लिंक होता हुआ फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। हेलो, ये वाली सरफेस सोचो, तो ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर में उसका एरिया वेक्टर होना है। उसका परपेंडिकुलर मतलब ये वाली डायरेक्शन हुई कि नहीं, ये वाली सामने वाली डायरेक्शन, सामने वाली डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है और फील्ड तो ऊपर की ओर है। यहां पे भी एंगल 90 डिग्री हुआ, ये सरफेस के साथ भी कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। फिर बचा क्या, ये सरफेस, ये सरफेस का एरिया, उस एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये एरिया वेक्टर है और फील्ड तो ऊपर है, तो ये वाली सरफेस का फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। पीछे वाली सरफेस, पीछे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर, मतलब कि ऐसे पीछे की ओर होगा, पीछे की ओर होगा और फील्ड तो ऊपर है। दोनों के बीच का एंगल क्या होना है, दोनों के बीच का एंगल होना है 90 डिग्री। तो ये जो चारों की चारों सरफेस है, मतलब कि आपका क्यूब ऐसे है, फील्ड ऊपर की ओर है। अगर फील्ड ऊपर की ओर है तो ये वाली साइड, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, चारों की चारों सरफेस में, चारों की चारों सरफेस में क्या होना है, चारों की चारों सरफेस के अंदर फ्लक्स जीरो लिंक होने वाला है। बची दो सरफेस, नीचे वाली और ऊपर वाली। अरे सरफेस की बात कर रहा हूं, हाँ बता मारा बेटा भैया, नीचे वाली ने ऊपर वाली એવું જ વિચાર્યા રાખશે। नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस, दो सरफेस बची। नीचे वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है और एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर और बाहर की ओर निकलता है। तो ये नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे है और फील्ड ऊपर है, तो एंगल उसमें आएगा 180। और ये जो ऊपर वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, फील्ड भी ऊपर की ओर है, तो इसमें थीटा आएगा 0। तो अगर आप कोई क्यूब बना रहे हैं तो वो क्यूब में हिस्सेदारी किसकी होगी, सिर्फ ये नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस की होगी। तो ये जो नीचे वाली सरफेस है उसमें y कोऑर्डिनेट देखो आप, अगर मैं यहां पे इसे रख देता हूं तो सभी का y कोऑर्डिनेट देखो आप, तो ये वाले यहां पे मैं रख देता हूं तो ये पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, यहां पे सारी जगह पे y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो y पे डिपेंड करता है। अगर आप नीचे की सरफेस लेते हो, अगर नीचे की सरफेस लेते हो तो y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो y की जगह पे 0 पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 ही आना है। इस बार आप ये देखो, अगर क्यूब है तो ये पीछे वाली, आगे वाली, ये और ये चारों सरफेस के अंदर फ्लक्स 0 आया, और ये फ्लक्स 0 आने का रीजन क्या था, थीटा 90 था। ये वाली जो नीचे वाली सरफेस है ना उसमें भी फ्लक्स 0 है, लेकिन उसमें रीजन थीटा का नहीं है, उसमें रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का है कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। समझ रहे हो आप बात? तो ये पूरे क्यूब का जो फ्लक्स निकलेगा उसमें हिस्सेदारी किसकी होगी, ये ऊपर वाली सरफेस की ही होनी है। ऊपर वाली सरफेस की, वाली सरफेस ओरिजिन से कितना ऊपर है, ओरिजिन से ये सरफेस L डिस्टेंस जितना ऊपर है। ये नहीं, ये सरफेस देखो ओरिजिन से कितना ऊपर है, L डिस्टेंस ऊपर है। तो अगर ऊपर की सरफेस की बात आप कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आना है E0, y की जगह पे आपको L लिखना होगा क्योंकि ये L हाइट पे है, अपॉन A J कैरेट। ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या आएगा, एरिया वेक्टर आएगा उतना, उसका एरिया L साइड है, सो L स्क्वेयर, बट एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर है तो J कैरेट। और थीटा क्या है, थीटा तो 0 डिग्री है, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या आएगा, क्यूब का फ्लक्स क्या आएगा, E A cos थीटा। आप भले ही क्यूब का फ्लक्स बोल रहे हैं
लेकिन उसमें हिस्सेदारी सिर्फ ऊपर की साइड की ही है। ऊपर की साइड में ई क्या है? ऊपर की साइड में ई है हमारा E0 L अपॉन ए। एरिया क्या है? L स्क्वेयर। कॉस थीटा क्या है? 0। कॉस 0 तो 1 हो जाएगा। सो हमारा आंसर आएगा E0 L क्यूब अपॉन ए। दिस इज द फ्लक्स दैट इज लिंक विद द सरफेस। यहां पे आप सॉल्यूशन देखो, आंसर आ गया हमारा। आंसर नहीं आया अभी, तो हमारा फ्लक्स आया है, सॉरी, अभी जो आया है वो हमारा सिर्फ फ्लक्स आया है। ये आया है टोटल फ्लक्स। हमारा आंसर तो ये है, हमको तो चार्ज फाइंड आउट करना है। तो जो भी आंसर आया उसको एप्सिलॉन 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो एप्सिलॉन 0 L क्यूब अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन 0, ये हमारा आंसर है। ये सॉल्यूशन आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन आपको मैंने जो ये बातें सारी एक्सप्लेन की कि ये चार साइड में फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि थीटा 90 है। नीचे वाली साइड में भी फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि नीचे वाली साइड में फील्ड 0 है, क्योंकि फील्ड y के ऊपर डिपेंड करता है और नीचे वाली फेस में y 0 है। सिर्फ ऊपर वाली फेस की बदौलत हमको कुछ फ्लक्स मिलने वाला है और वही फ्लक्स पूरे क्यूब का फ्लक्स है। तो वहां पे ई क्या है, वहां पे थीटा क्या है, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा। और टोटल फ्लक्स को एप्सिलॉन 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया गया है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो ये कहीं से कहीं पे भी आप लिख लो थोड़ा सा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 1, बिकॉज चैप्टर आप ये जितने भी मैंने 11-12 लेक्चर आपके लिए, ये कम लेक्चर में भी, इससे भी कम लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने इतने सारे लेक्चर्स क्यों लिए? क्योंकि बहुत से छोटे छोटे टॉपिक करके करके मैंने आपको समझाया है। क्योंकि ज्यादा करके 4-5 क्वेश्चन ही मैंने आपको पढ़ाए। हर एक लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन और थोड़ी थियरी, 4-5 क्वेश्चन और थोड़ी थियरी। क्यों? क्योंकि आपका लेवल अभी 11th-12th का नहीं है। मैं 10th के लेवल में आपको 12th का डोज दे रहा हूं, तो मेरे को भी समझना होगा कि मेरे को कम डोज देना चाहिए। लेकिन आप भी थोड़ा 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 करके रिवाइज करते रहे। अभी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप 11th और 12th में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपने 10th में कर ली थी, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या आया। आपके सपने बड़े हैं तो वो बड़े सपने आपको पूरे करने हैं, तो उसके लिए अपनी मेहनत भी छोटी एज से ही स्टार्ट करनी है। थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है अभी आपको, लेकिन ये सारी दिक्कत में से अगर आप एक बार पास हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका 11th-12th कितना इजीली चला जाता है। फिर आपको, जब आप 11th-12th में होगे तो आपके लेवल के सारे बच्चे जिसने फाउंडेशन नहीं रखा है, वो सारे ये समझने में ही कितने दिन बिगाड़ देंगे। तब आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से आ जाएगी और आप अलग अलग नई नई चीजें करने वाले हैं। मतलब कि आप उन बच्चों से तो कितना आगे होने वाले हैं। सो ठीक है, जितना भी आपको समझ में आता है वो समझने की कोशिश करें, रिवाइज करें। जब भी फाउंडेशन का नया लेक्चर आए तो आगे वाले लेक्चर सारे थोड़े से थोड़े रिपीट करके आए। यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 1 था जो आज कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अस्तु, थैंक यू।